नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस की मुसीबतें कम होती नज़र ही नहीं आ रही। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने बाँस किया हुआ है एक तरह से कि देसी भाषा का इस्तेमाल करें तो। दूसरी तरफ मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं। तीसरी तरफ बीजेपी आला कमान का कोई बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस को भविष्य की प्रधानमंत्री पद की रेस में समझते हुए अड़ंगे अड़ाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब संघप्रिय फडणवीस को एक संघ का सहारा था, लेकिन संघ के ही एक बहुत बड़े नेता भैयाजी जोशी ने एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को माफ कीजिएगा, नई मुसीबत में डाल दिया है। अपने ही सितम करेंगे देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब भैयाजी जोशी का मामला हुआ क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को जो मराठी अस्मिता का जो मूल मुद्दा था बाल ठाकरे के समय, उसकी तलाश करते हुए नजर आ रहे थे कि इसको मुद्दा नए सिरे से बनाया जाए। एक बहुत बड़ा हथियार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षक भैयाजी जोशी ने एक तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ में थमा दिया है। तो क्या कहा था भैयाजी जोशी ने? कहा था कि कोई एक भाषा नहीं है मुंबई में। उनका ये कहना था कि जैसे घटोत्कच में गुजराती भाषा ज़्यादा बोली जाती है, गिरगांव में मराठी भाषा के ज़्यादातर लोग आपको मिल जाएंगे हिंदी के मुकाबले। तो मुझे लगता है, ये भैयाजी जोशी कह रहे हैं, कि जो कोई व्यक्तिगत एक कोई शख्स मुंबई आता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मराठी भाषा सीखे, पढ़े, बोले, ये ज़रूरी नहीं है। बस बर के छत्ते पर हाथ डाल दिया। बजट सत्र वैसे ही चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि साहब, मराठी भाषा मुंबई की भी है, मराठी भाषा महाराष्ट्र की भी है। भैया जी से हम पूछेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने क्या कह दिया। उद्धव ठाकरे ने इसको राजद्रोह की संज्ञा दी। कहा कि मेरे समय में हम एक एक्ट लेकर आए थे कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए। उस एक्ट का उल्लंघन किया है। बड़ी बात उन्होंने कह दी कि बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान करती है, कभी भारत पाकिस्तान करती है, और ये सवाल मराठी भाषा का या मराठी और गैर मराठी का नहीं है, ये मराठा और गैर मराठा का है। बीजेपी विभाजन करना चाहती है मुंबई को मराठों और गैर मराठों की लड़ाई में उलझाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। उद्धव ठाकरे को मौका मिला तो वो मौका में चौका मारने की कोशिश कर ही रहे हैं, और करनी भी चाहिए उनको। किसी भी पॉलिटिकल नेता के साथ के नाते बीजेपी को मौका ऐसा मिला होता, सुनहरा मौका, तो वो कहाँ चूकते। बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी चुनाव के संदर्भ में भी इस तरह की राजनीति और ज़्यादा तेज हो गई है। अब इससे पहले एकनाथ शिंदे के कारण फडणवीस की मुसीबतें थोड़ी ऊपर नीचे होती रही हैं, उतार चढ़ाव आते रहे हैं। फडणवीस ने कह दिया, एकनाथ शिंदे ने कह दिया था कि मुझे हल्के में मत लेना। फिर हाल ही में उन्होंने तंज कर दिया था कि मुख्यमंत्री की आपस में कुर्सियां हमने अदला बदली कर ली है। और भैयाजी जोशी ने तो बात संभाल ली। भैयाजी जोशी ने तो कह दिया कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो अलग अलग भाषाओं के सह अस्तित्व की बात कर रहा था और उस संदर्भ में मैंने बात कही थी। और मराठी मुंबई की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, इसमें उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, वो ये मान कर चलते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे वाला मामला सॉल्व होता दिख नहीं रहा। पहले एकनाथ शिंदे में संपर्क मंत्री की नियुक्ति को लेकर हल्ला हुआ था। उससे पहले एकनाथ शिंदे को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री की बैठकों का बहिष्कार करने लगे थे। मुख्यमंत्री ऑफिस जो है सीएमओ, वहाँ से कुछ खास अफसरों की नियुक्ति देवेंद्र फडणवीस ने की, ताकि वो एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के मंत्रालयों पर नज़र रख सकें और अजीत पवार के मंत्रालयों पर नज़र रख सकें।
एकनाथ शिंदे के गुट के ही एक मंत्री ने हाल ही में, इंडस्ट्री मंत्री ने आरोप लगाया था कि उनसे बिना पूछे उनके विभाग की फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ से क्लियर हो गई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई तो एकनाथ शिंदे को इस कमेटी से बाहर रखा गया, बहुत होहल्ला मचाया तो उनको कमेटी का सदस्य बनाया गया। और फिर देवेंद्र फडणवीस अपनी अधिकार जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पावर सेंटर एकमात्र वही है। अब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इस हिसाब से पुरान धनंजय मुंडे जो एकनाथ शिंदे के गुट के मंत्री थे, उन पर एक सरपंच की हत्या का आरोप लगा तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। अब एक और मंत्री पर आरोप लग रहा है, वो जो बीजेपी के माने जाते हैं महिला शोषण का, उनके इस्तीफे की कोई बात हो नहीं रही है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने जो पुराने मामले थे, जब एकनाथ शिंदे, माफ़ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस ने जो पुराने मामले थे, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की समीक्षा की है, कुछ फैसलों को पलट दिया है, कुछ फैसलों में जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे एमएसपी की खरीद में जो मिडलमैन रखे गए, वो उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह 900 करोड़ का जालना में हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एमएसआरटीसी यानी मुंबई जो बस का विभाग है, उसमें 1310 नई बसें खरीदी गई एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में। उस ठेके में टेंडरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, उसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के लिए केंद्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म खरीदी गई थी, इन यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, इसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कुछ लोग कहते हैं कि साहब एकनाथ शिंदे अब कुछ, हाँ, एक और चीज़, सिक्योरिटी हटा दी गई थी, घटा दी गई थी, जेड सिक्योरिटी से वाई सिक्योरिटी कर दी थी, कुछ की तो और सिक्योरिटी नीचे घटा दी थी। जो एमएलए 4-4 सिक्योरिटी वालों को लेकर घूम रहे थे, उनको, उनके साथ एक गनमैन लगा दिया गया था और चुनिंदा ये काम किया गया। हालांकि उसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे, लेकिन बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे गुट के लोग शामिल थे। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहाँ पर गणेश नायक जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको संपर्क मंत्री बना दिया गया। नासिक और रायगढ़ में भी यही कोशिश की गई। और फिर राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिलकर आते हैं, बीएमसी चुनाव को लेकर अलग राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे ऐंठ रहे हैं तो किस बात पर ऐंठ रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। 288 की विधानसभा है, 132 बीजेपी के पास है, 146 बहुमत के लिए चाहिए। और अजीत पवार जो कि पूरे नतमस्तक हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनकर बहुत खुश हैं, उनके 40 के आसपास हैं, ये दोनों मिलकर 172 कुछ क्रॉस करते हैं। फिर कुछ निर्दलीय, कुछ अन्य लोग भी साथ आ जाएंगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की तो कोई ज़रूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे लेकिन झुककर, या ये कबूल नहीं कर पा रहे, या ये पचा नहीं पा रहे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। लेकिन फिर बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं, तंज क्यों कसते हैं, हल्के में मत लेना जैसी बात क्यों करते हैं, शरद पवार के हाथों से सम्मानित क्यों होते हैं? क्या कोई दिल्ली से उनके सर पर हाथ रखे हुए है, बीजेपी आला कमान का कोई बड़ा नेता है जो देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहता है? बात हुई थी कुछ दिन पहले, इस तरह की खबर आई थी कि ऐसे एक बड़े नेता से सुबह तड़के 4 बजे एकनाथ शिंदे दिल्ली में मिलकर भी आए थे, हालांकि उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनमें देवेंद्र फडणवीस इस समय उलझे हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है महाविकास आघाड़ी में सब ठीक चल रहा हो, चूंकि वो विपक्ष में है तो उनकी अब बात क्या करें, जो सत्ता में है उन्हीं की बात करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।